नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज वीडियो एग्ज़ाम 2 नवंबर 2025 मॉर्निंग में हुआ था। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। चूँकि मैं मैथ से लेक्चर हूँ इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन ही बता पाऊँगा। मैथ के क्वेश्चन इस प्रकार आए थे, इसमें देखो एक क्वेश्चन आया था 89। इसमें हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का वैल्यू क्या आएगी, इनको हल करना है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस की संख्याएं, जैसे ये प्लस की है, ये प्लस की है और ये प्लस की है, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे, देखो एक यहाँ यहाँ यहाँ। ध्यान क्या रखना है कि दशमलव एक ही सीध में आनी चाहिए। दशमलव के इधर वाली मतलब एक तरफ दोनों बिल्कुल तीनों दशमलव एक साथ आ जाएं। अब यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है तो आप जीरो मान लें, जैसे ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो है। अब इनमें जोड़ लें, तीन इधर जोड़ेंगे तो तीन, छः, और इस तरह से जोड़ने हमारे पास 9.663 ये पॉइंट की प्लस की राशि आ जाएगी। अब हम माइनस की बात करें तो ये और ये माइनस की राशि हैं, ये वाली और ये वाली। इन दोनों को हम अलग से जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये माइनस की राशि है, ये माइनस की है, और जोड़ेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 2.1472, 1472। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या ये है इसमें से इसको घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास क्या आएगा साथियों, हमारे पास आएगा 7.5158। घटाना हम जानते हैं, बस ध्यान ये रखना है इसमें कि जो दशमलव है वो एक ही सीध में चले, ऐसे मैच कर जाए दोनों। यहाँ पीछे देखो, इनको जोड़ा तो अपने पास यहाँ सिक्स, अपन अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि 9.663 आया था ऊपर, लेकिन हमने अपनी मर्जी से जीरो लगा के, नीचे 4 संख्या थी, ऊपर भी 4 संख्या कर दी, तो घटाने पर ये आया। और इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है, जो आंसर शीट में आया था। इसमें हमसे 4 भिन्न दे रखी हैं, 7/11, 8/15, 5/9 और 11/17। तो इस सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल करना है। देखो सबसे पहले हमें चेक करेंगे कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे छोटी। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सबको 10-10 से गुणा कर दें। कुल मिला के जो अंश है उसमें ऊपर 0 0 0 0 सब में लगा दें। 0 0 लगाएंगे। अब 11 का भाग जब 70 में देंगे तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या बहुत है कि 11 6 66, 4 बचेगा, 11 3 33, यानी 6.3 बार भाग जाएगा। ऐसे इसमें भाग देंगे तो 5.3 बार, इसमें 5.5 बार, इसमें 6.4 बार भाग आप आसानी से दे सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या ये है, इसका मतलब सबसे छोटी, और ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 8/15 इंटू 11/17 इजिकल टू 11/8 ऊपर आ जाएगा। 15 को 17 से करेंगे 255 आ जाएगा, यानी 88/255 हमारा सही आंसर है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। देखो इसमें क्या लिखा है कि जब किसी, क्वेश्चन इस प्रकार है, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए। देखो मैंने मान ली कि ये भिन्न है x/y। अब इसने क्या किया, 15% इसको कम कर दिया, 15% कम कर दिया। इसका मतलब अब x का कितना बचा, 85%, और नीचे जो हर है उसका उसने 10% कम कर दिया, तो कितना बचा, 90%। तो y का बचा 90%। का मतलब होता है गुणा, x गुणा 85/% को जब हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, नीचे 100 लिख देंगे, ये हमारे पास ऊपर आ गया। और y इंटू 90% का मतलब 90/100, ये हर में आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं साथियों। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, हर में 100 में 100 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा x इंटू 85 और नीचे y इंटू 90, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि तो भिन्न 2/9 हो जाती है। अगर ऐसा किया तो ये जो है ये 2/9 के बराबर हो जाती है। अब मैंने क्या, नीचे काट दिया, 9 एकम 9, और यहाँ काटेंगे 9 10 का 90, नीचे 10 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो x इंटू 85 यहाँ पर आ गया, और y इंटू 10 हो जाएगा, 10 9 एकम 9, 9 10 का 90, 10 आ गया। वो इधर RHS की बात करें तो 2/1 आ जाएगा।
अब क्या करें, x बटा वाई का मान हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है भिन्न क्या है, और भिन्न हमारी है x अपॉन वाई। x अपॉन वाई का मान हमें निकालना है। तो इस 10 को जब, ये तो हमने यहीं रहने दिया, इस 10 को जब इधर भेजेंगे तो ये 10 यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 85 जो ऊपर है वो नीचे भाग में आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 2 इंटू 10, नीचे आ गया 85। ये हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, और ये 17 बार कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 बटा 17, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथी को देखो ए ऑप्शन में ही दे रखा है 4 बटा 17, इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा 93वां क्वेश्चन है। एक आयत, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयत की भुजाओं में अनुपात दे रखा है 5:3। देखो साथियों, जब अगर भुजा में अनुपात दे रखा है तो मैंने जब 5:3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लंबाई मान लेंगे 5x, चौड़ाई 3x। आयत का परिमाप 80 सेमी है। देखो परिमाप कैसे निकाला जाता है, अगर ये लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो और उसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 5x और 3x 8x, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x। ये हमारे पास परिमाप आ गया, और परिमाप हमें दे रखा है 80 के बराबर है, तो 16x बराबर 80। x का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, 80 में 16 का भाग दे दिया, भाग देंगे तो 16 पंजे 80, x का मान आ गया। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5, देखो यहाँ से हो जाएगी 5 इंटू 5, यानी कि 5 25, ये लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x का मान यहाँ रखेंगे 3 इंटू 5, यानी 5 दिया 15, ये हमारे पास चौड़ाई आ गई। साथियों अब हम क्या करेंगे, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, लंबाई को अगर 20% बढ़ा दी जाए, पहले लंबाई कितनी है 25, अब उसमें लंबाई 20% बढ़ा दी तो वो हुई 120%। हर चीज़ को 100% मानते हैं, तो इस वजह से लंबाई कितनी हो गई, 120% हो गई। इसको जब सरल करेंगे 30 आएगा। कैसे, 25 को काट लो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 का भाग जब 20 में देंगे तो 30 बढ़ जाएगा। अब हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमारे पास 15 है, उसको 40% बढ़ा दिया जाए तो वो हो गई 140% बटा 100। सोल्व करेंगे 21 आ जाएगा। हमसे परिमाप पूछ रहा है, परिमाप के लिए भी मैंने आपको बताया लंबाई प्लस चौड़ाई कर लें, 30 प्लस 21 51 हो जाएगा, उसको 2 से गुणा कर दें तो आपके पास परिमाप आ जाएगा 102। इसका मतलब अपने सही आंसर, ये हमारा 102 आ गया, तो इसका मतलब अपना सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों अब ये क्वेश्चन नंबर 154 है। क्वेश्चन है आरोही क्रम में 15 क्रमागत मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है। देखो 15 क्रमागत संख्याएं मैंने मान ली कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिक से करेंगे इसको। कैसे करेंगे आप देख लो। देखो अब सबसे पहले हमने 15 संख्या लिखी, x+1, x+2, x+3, x+5, और इस तरह से हमने x+15 तक लिख दी, तो कितनी संख्या हो गई 15। अब हमें दे रखा है इनका औसत ए है। देखो जो लगातार संख्याएं होती है ना, उनका औसत क्या होता है, बीचम बीच की संख्या होती है। अब 15 संख्याएं, तो एक काम करो, 7 तो इधर से छोड़ दो और 7 इधर से छोड़ दो, तो बीच की संख्या क्या हो गई, x+8, ये हमारा हो गया औसत, और ये औसत दे रखा है a के बराबर है। इसका मतलब x+8 का मान a के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा, जब 8 है वो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर a-8, ये हमारे पास x का मान आ गया। प्रथम 11 संख्याओं का औसत निकालना है। पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया कि जो हमें औसत होता है बीचम बीच की संख्या होती है, तो 11 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 5 संख्या तो इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, तो ये हो गई 11 संख्या। इनका औसत बीचम बीच की संख्या x+6, तो ये हमारा औसत हो गया x+6। x का मान मैंने रख दिया a-8 + 6, a तो एज इट इज -8 + 6 कितने हो जाएंगे, -2, यानी कि a-2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। देखो ये क्वेश्चन 155 है, आसान है, ट्रिक से करेंगे। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 62 है। देखो योग का सूत्र होता है संख्या गुणा औसत,
साथियों हमें दे रखा है 40 संख्याएं, उनका औसत है 62। तो योग कितना हो जाएगा इनका संख्याओं का? 40 को 62 से गुणा करेंगे तो 2480। अभी कह रहा है कि उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका औसत 74 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 74 है। तो देखो मैंने मान लिया उत्तीर्ण छात्र x है, उनका औसत कितना है? 74। तो योगफल कितना हो जाएगा? 74 इंटू एक्स, 74x। अब अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 26 है। भाई अगर 40 टोटल है तो उत्तीर्ण अगर x हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 40 माइनस एक्स। अब इनका औसत दे रखा है 26। 26 को जब 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 1040, और 26 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 26x। अब हमको पता है कि ये उत्तीर्ण हैं, ये अनुत्तीर्ण हैं, इनका जो टोटल है वो हमारे योगफल के इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या किया? 74x प्लस 1040 माइनस 26x बराबर 2480 के बराबर कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? देखो साथियों, ये हमारे पास 74x में से जब 26x घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 48x, और प्लस के 1040 को जब इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। तो 48x बराबर आगे इसमें से घटाएंगे तो 1440। x का मान कितना आ जाएगा? जब आप 48 का इसमें भाग देंगे तो वो 30 बार जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 30। और x क्या है? उत्तीर्ण छात्र। x क्या है? उत्तीर्ण छात्र। और हमें निकालने अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण कितने? 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स। x का मान रख देते हैं, x का मान 30 है, तो 40 माइनस 30 यानी 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा 146वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप इसे एक बार देख लें कि हमें संख्या दे रखी है 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और p का बहुलक 18 है। देखो बहुलक होता क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार 14 2 बार आ रहा है, 18 देखें तो 2 बार आ रहा है। p अगर 18 हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा, तो हमारा बहुलक 18 हो जाएगा। इसको देखो बहुलक 18 है, इसका मतलब 18 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसी से पता लग रहा है। अगर बहुलक 18 है तो इसका मतलब 18 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब देखो एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार तो 14 भी है। सबसे ज़्यादा बार के लिए p का मान कितना होना चाहिए? 18। तो ये 3 बार हो जाएगा, तो p का मान कितना हो गया? 18। यहाँ से अपन को पता लग गया कि p का मान 18 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है उनका माध्यक ज्ञात करना है। देखो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जो संख्या दी होती है ना, उनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। संख्या में जो दे रखी है 8, 2 बार 14, उनको बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। फिर 2 बार 14 है उसको लिख दिया। फिर देखो 15 है, 15 को लिख दिया। फिर यहाँ 16 है, ये 16 को लिख दिया। फिर इसमें 18 3 बार है, 3 बार 18 लिख दिया और 20 लिख दिया। इस तरह से हमने सारी संख्याओं को आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख दिया। माध्यक ज्ञात करना है। संख्या कितनी है पहले चेक करो। एक देखो इसमें टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं। माध्यक होता है बीचम बीच का। 4 इधर से छोड़ दें और 4 इधर से छोड़ दें, तो बीच बीच की संख्या मतलब 16 हमारा माध्यक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण 7 11 18 7 11 18 5 8 और k का माध्य दे रखा है 9। देखो माध्य क्या होता है? सारी संख्याओं को जोड़ दो, कितनी संख्याएं टोटल? 7, वो 9 के बराबर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया। अब वज्रगुणा करेंगे, पहले इन सब का योगफल करें तो वो आएगा 53 प्लस के, 53 प्लस के बराबर। अगर इसको जब 1 से गुणा करेंगे वज्रगुणा तो इसका मतलब 53 प्लस के, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 9 7 63। तो के का मान कितना आएगा? 63 माइनस 53 यानी कि 10। ये हमारे पास के का मान आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेक्षणों का माध्य विचलन, प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। वो कैसे करते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन? देखो जो संख्याएं दी है ना हमको, 7 11 18 18 5 14 18, इन सब में से माध्य जो हमारा है कितना है? माध्य 9, उसको घटाना पड़ता है। ये हमारा माध्य है, इसको घटाना पड़ेगा। तो सब में से 9 घटा दिया। ये जो बड़े डंडे हैं 2,
इसका मतलब होता है मोड, मापांक, यानी कि संख्या चाहे माइनस में आ रही हो घटाने पर चाहे प्लस में, आपको तो बस उनका अंतर लिखना है। जैसे 7 माइनस 2 के बीच कितने का अंतर है, 2 का, -2 नहीं लिखना। तो ऐसे हमने सब संख्याओं से 9 को घटाया और केवल प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और जो संख्या आई अब उनका माध्य विचलन निकालना है, बड़ा आसान है। वही माध्य की तरह सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और उसमें जितनी संख्याएं 7 उसका भाग देंगे। सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 7 का भाग देंगे तो 3 सही, 3/7, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। क्वेश्चन में कह रहा है पतंग के लिए, जो पतंग होती है अपनी ये वाली, देखो चित्र में मैंने बना रखा है। पतंग के लिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल गलत है। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, आमने सामने की, बिल्कुल आमने सामने की बराबर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो आसन भुजाएं होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे ये वाली, ये दोनों बराबर होती हैं, और ऐसे ये इसके बराबर होती है। तो ये होती हैं अपनी आसन भुजाएं, ये दोनों बराबर होती हैं। इसका मतलब फर्स्ट अपना क्या है, गलत, ये अपना गलत है। सेकंड देखें, सेकंड क्या कह रहे हैं, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पतंग है उसमें, काइट है उसमें, इस तरह से ये विकर्ण है, बिल्कुल आपस में लंबवत होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये सही है। तो अपना एक तो सेकंड सही है। अब और देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल नहीं। सम्मुख कोण संपूरक नहीं होते हैं। एक कोण सम्मुख, ये बस केवल एक कोण, ये वाला इसके सम्मुख है, जो ये जरूर बराबर होता है, बाकी कोई बराबर नहीं होता। सम्मुख कोण भी एक ही बराबर होता है, संपूरक नहीं होते हैं। और एक ये चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोण का कितना होता है, 180। तो इसका मतलब फोर्थ भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ये अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो वृत्त हैं, 25 सेमी और 30 सेमी उनकी त्रिज्या है। हमने दो वृत्त बनाए, एक ये 25 सेमी का, एक ये 30 सेमी का। अब हमसे कह रहा है कि इसमें जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये पी क्यू देखा है, देखो चित्र में आप ध्यान से देखें, ये पी क्यू, ये वाली, ये उभयनिष्ठ जीवा है और इसकी हमको लंबाई दे रखी 48। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से पी से बी तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा 24, आधी हो जाएगी, ये 24 हो गई। अब ये 24 हो गई, मुझे निकालना है किसका मान, इसका, ए बी का। किसका मान निकालना है, ए से बी तक का। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो साथियों, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, माइनस ऊपर जो लंब है वो है 24, अभी बताया आपको। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसमें से घटाएंगे 49 आएंगे, और 49 का वर्गमूल हमें निकालना है। ये ए बी स्क्वायर है, ए बी का मान हो जाएगा 7 सेमी। तो ये हमारे पास ए बी का मान आ गया। अब हमें निकालना बी सी। बी सी स्क्वायर क्या होता है, देखो ये बी सी निकालना, पहले हमको दोनों केंद्रों के बीच दूरी निकालनी है। पहले ए बी निकाली, अब बी सी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो इसमें सेम इस तरीके से, जैसे इसमें क्या है, ये जो लंबाई है ये 30 सेमी है। कितनी सेमी है, ये वाली, ये 30 सेमी है। अब 30 सेमी है तो इधर की निकालेंगे हम, सेम उसी त्रिभुज की तरह। कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर है, जो ये आधार का स्क्वायर है, वो हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 900 माइनस 576, 324, उसका वर्गमूल होता है 18। और ये हमारे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो गई, कितनी आई, पहले आई 7 यहाँ से यहाँ तक, और अब यहाँ से यहाँ तक आ गई अपनी 18। दोनों को जोड़ेंगे 7 और 18 25। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये अपना 126वां क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है, उस पर 3 तरह की छूट दी जा रही है। शुरू में 25%, उसी वस्तु पे फिर लगातार 20%, फिर उस पर 10% छूट दी गई। मैंने मान लिया वस्तु 100 रुपये की है, उसमें 25% छूट दी, तो कितने परसेंट पैसा देना पड़ेगा, 75%, यानी 75/100। फिर हमने 20% छूट और दे दी, तो 80% पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 80/100।
फिर हमने 10% छूट और दी उस दुकानदार ने, तो हमें 90% पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 90/100। इस तरह से हमें पैसा देना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो देखो 0 से 0, 0 से 0, इस तरह से 75, और 100 से 100 कट जाएगा, तो 75 इंटू 8/10 इंटू 9/10, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 25 से कट जाएगा, 25 या 75, और नीचे 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कि हमारे पास आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 54, इसको सोल्व करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी कि जो वस्तु 100 रुपये की लिखी थी अब उसको 54 रुपये देने पड़ेंगे। तो 100 - 54 यानी 46% छूट मिली हमें। बी ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि जो वस्तु हमको 100 रुपये लिखे थे, आपको समझ में आ गया, उसके 54 रुपये देने पड़े, यानी छूट कितने की मिली? 46%, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका ने एक वस्तु जिस पे अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। देखो साथियों, मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपये था और उसने कितने में खरीदी? 20% की छूट अगर उसको मिलती है तो उसने 80 रुपये में खरीद ली। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें अपन। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? यदि उसने 32,480 में बेचकर, यानी ये विक्रय मूल्य दे रखा है, 48 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, 48 रुपये उसको लाभ भी दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य तो हो गया 32,480, लाभ हो गया 4880। एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, इतने में बेची, लाभ दे रखा है 4800, तो इतने क्रय मूल्य आ गया उसका। अब साथियों मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैंने क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80, क्योंकि 20% को उसको छूट में खरीदता है। ठीक है, अब मैंने क्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य x, अगर क्रय मूल्य 27,680 है, अब क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने x लिख लिया। अब इन दोनों को बजगुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो 80 इंटू एक्स, यह इधर आ गया, बराबर 27,680 इंटू 100, ये इधर आ गया। 80 का भाग जब इसमें देंगे, ये 80 इधर चला जाएगा, इस 80 का भाग जब इधर देंगे नीचे चला जाएगा, तो हमारे इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34,600, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये अपना 124वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार ने दो वस्तु 60,000 रुपये में कुल में खरीदी, कुल 60,000 रुपये में खरीदी, यानी दो वस्तुएं, उनका क्रय मूल्य 60,000 रुपये है, यानी पहली वस्तु कोस्ट C1 प्लस कोस्ट C2, इन दोनों का टोटल 60,000 रुपये है। पहली वस्तु पे 25% का लाभ, यानी C1 का 25%, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि, यानी माइनस C2 इंटू 15%, वो हमारा टोटल जो लाभ है 4% उसके बराबर है। अब टोटल क्रय मूल्य 60,000 है, उसका 4% निकालें तो कितना आएगा? 2400, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये टोटल 2400 के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो हमारे पास हमने क्या, देखो 100 लघुत्तम ले लिया, इस वाली समीकरण में 100 लघुत्तम लिया और उसको इधर ले गए, गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा? 25C1 माइनस 15C2 बराबर 2400, और लघुत्तम लिया वो उधर जाके गुणा हो गया इंटू 100, ये हम पहुंच गए। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 25C1 माइनस 15C2, 2 जीरो और लगा दी, ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 को हम क्या करते हैं? 15 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं अभी पता लग जाएगा। समीकरण 1 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15C1 15C2 15 छिकी 90, इस तरह से हमारे पास 4 जीरो साथ में आ जाएगी। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का 15C1 और ये माइनस 15C2, ये दोनों आपस में, देखो ये वाले ये दोनों आपस में कट जाएंगे,
जब ये दोनों क्यों कट जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 40C1 25 15 40C1 यूँ क्यों, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 लाख 11,40,000 इस तरह से आ जाएंगे। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 में हम 40 का भाग देंगे और 40 का भाग देंगे तो C1 की वैल्यू आएगी 28,500, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। साथियों मैंने क्या किया, मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 का 5/4 गुना। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार जाएगा, और 25 पंजा 125, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया 125, क्रय मूल्य आ गया 100 रुपये। लाभ कितने का हुआ 25 रुपये का, तो प्रतिशत में बात करें तो 25%, क्यों क्रय मूल्य 100 पे बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के लिए, और ब्याज की जो राशि है वो अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है, दर है जो अर्धवार्षिक है। तो देखो हमें दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये का, यानी कि CI सिम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसका मान 244 के बराबर है। साथियों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, देखो मैंने मान लिया मूलधन P है, यही तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि अगर अर्धवार्षिक है हमें दे रखी है दर, तो जो दर होती है वो तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगना, तो दर कितनी हो जाएगी 10 की आधी 5, यानी कि P इंटू 105/100 105/100 105/100, 3 बार क्यों लिया है, क्योंकि दर तो अपन ने 5 कर दी और समय दुगना 1.5 का दुगना होता है 3, तो 3 बार माइनस मूलधन वापस घटा दिया। जब वापस P को घटा देंगे तो ये टोटल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन P गुणा समय, समय कितना है 3/2 1.5 है, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, इंटू दर यानी कि 10/100 नीचे 100 बराबर 244। तो ये साथियों हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने देखो 5 से काट दिया, ऊपर तो आ जाएगा 21 नीचे आएगा 20, ऐसे इसमें भी दोनों में, और जब ऊपर 21 21 21 ऊपर 21 3 आएंगे, इनको गुणा करेंगे तो 9261 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितने आएंगे देखो यहाँ 20 आएंगे, 20 इसमें 20 इसमें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कि 8,000 माइनस ये P इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, और माइनस देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी यहाँ पे, तो कितने आएंगे अपने पास ऊपर 3 एकम 3 नीचे 20, तो 3P/20 बराबर 244। अब हमने नीचे इन तीनों में लघुत्तम ले लिया 8,000 का, 8,000 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर तो ये एज इट इज़, इसमें 8,000 P, और इसमें जब 20 का भाग 8,000 में देंगे 40 बार जाएगा, उसको 3 पे से गुणा करेंगे 1200 बराबर 244। अब 244 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, ऊपर 61P आ गया, नीचे 8,000, दोनों को आपस में वज्रगुणा करेंगे, वज्रगुणा करेंगे तो 61P बराबर 244 इंटू 8,000, तो P का मान कितना आएगा 61 का भाग जब इसमें नीचे देंगे ऐसे सोल्व करेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 61 एकम 61 यहाँ से कट रहा है, 61 4 बार कट जाएगा और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 32,000, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये हमारा नया क्वेश्चन 96। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में रुपए निवेश किए और एक व्यापार शुरू किया। साथियों मैंने क्या किया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन्होंने 4:5 में अपना पैसा निवेश किया है। मैंने मान लिया कि ए ने तो 400 रुपये
और बी ने 500 रुपये निवेश किए। ऐसे क्यों, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ये पता लग जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने अपने निवेश का, जो निवेश किया उसने 400 रुपये, उसका 1/4, देखो 400 का 1/4 होता है 100 रुपये। 100 रुपये उसने 3 महीने बाद वापस निकाल लिए और 10 महीने बाद लाभ का बंटवारा करते हैं, यानी दोनों ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया। साथ ही ए ने 400 रुपये तो उसके लगे 3 महीने के लिए, फिर उसने 100 रुपये निकाल लिए, 100 निकाल लिए तो 300 रुपये लगे उसके 7 महीने के लिए। ऐसे ही बी के 500 रुपये तो लगे 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद उसने भी अपने 500 रुपये का 1/5 यानी कि 600 रुपये वापस निकाल लिए, यानी 400 रुपये बचे, वो 7 महीने के लिए उसने लगे। क्योंकि जो व्यापार है 10 महीने के लिए कर रहे हैं, शुरू में 3 महीने बाद वो पैसे निकाल रहे हैं तो 7 महीने के लिए बच जाएंगे। इसको गुणा करेंगे, 4×3=12, 1200, ये 2100, अनुपात 5×3=1500, 7×4=28, 2800। साथियों इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 1200 और 2100 3300 हो जाएंगे। ऐसे ही 1500 और 2800 4300 हो जाएंगे। 2 जीरो पीछे से कट जाएगी तो इनका अनुपात आ गया 33:43। ए का लाभ कितना हो जाएगा? ए का लाभ निकालने के लिए साथियों हमें क्या करना होगा, 33 ऊपर, टोटल 33 और 43 का टोटल कितना होता है 76 नीचे, और इंटू 6080 रुपये। टोटल लाभ कितने का हुआ 6080 का। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2640 रुपये। 2640 का मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हंसा और सुनीता सहेलियां हैं, प्रत्येक के पास कुछ राशि है। मैंने क्या किया कि माना हंसा के पास तो x है और सुनीता के पास y रुपये है, ठीक है, ये तो बाद में आया है। हंसा के पास x है और सुनीता के पास y रुपये हैं। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपये देती है, देखो हंसा 30 रुपये देती है तो उसमें से उसके 30 रुपये कम हो गए, और 30 रुपये सुनीता को देती है तो उसमें 30 रुपये वाई में बढ़ गए। ऐसा करने से क्वेश्चन में लिखा है सुनीता के पास हंसा से दुगना धन हो जाएगा। सुनीता के पास, इसके पास, वाई के पास ये वाला हिस्सा ये दुगना हो जाएगा। किसका? इसका। तो इसको 2 से गुणा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। सोल्व करेंगे, आप फिर समझ लें कि हंसा ने क्या किया, 30 रुपये सुनीता को दे दिए। अगर सुनीता को 30 दिए तो वाई में 30 रुपये जुड़ गए, और उसने खुद ने 30 रुपये उसके कम हो गए। ऐसा करने से जो सुनीता के पास रुपए हैं वो इसके दुगने हैं, यानी इसके पास 20 हैं तो इसके पास 10 हैं। इसको 2 से गुणा किया तो दोनों के 20-20 हो गए, बराबर हो गए। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो इसको जब हम 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को जब 30 से करेंगे तो 60, 60 बराबर ये। यहाँ से मैं 2x का मान निकाल लेता हूँ, y + 30, और 60 जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 30 + 60 90, यानी 2x की वैल्यू आ गई y + 90। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपये देती है, अब सुनीता 10 रुपये दे रही है हंसा को, तो हंसा के जो x है उसमें 10 रुपये जुड़ गए, सुनीता के कम हो गए 10 रुपये। ऐसा करने से हंसा के पास सुनीता से 3 गुना पैसा हो जाता है। तो इसका मतलब इसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x + 10 का मान, इसको इससे गुणा करेंगे 3y, इसको इससे करेंगे 30, तो हमारे पास आ गया x + 10 बराबर 3y - 30। दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा किया। ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा। दोनों तरफ 2 से, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, तो 2x + 20 + 6y - 60। ऐसा इसलिए किया कि समीकरण 1 में 2x का मान है कितना है, 2x का मान y + 90, तो मैंने इस 2x के स्थान पर लिख दिया y + 90 + 20 बराबर 6y - 60। हमने क्या किया, इस 60 को तो इधर लिया है, तो 60 + 90 150 और 20 170, और y को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
6y में से y घटेंगे तो 5y, यानी कि हमारे पास आ गया 5y बराबर 170। y का 5 का भाग जब इसमें 170 में नीचे देंगे तो y बराबर आएगा 34, यानी कि ये हमारे पास जो आया है y का मान आया है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है हंसा के पास कितने रुपए हैं। y का मतलब सुनीता के पास पैसे, हंसा के पास निकालने हैं हमें पैसे। तो हम समीकरण 1 को देखते हैं। देखो समीकरण 1 में 2x का मान कितना है, y का मान आ गया 34, 34 और 90 कितने हो गए, 2x बराबर 124। तो x का मान कितना हो जाएगा 124/2, यानी कि 62, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। कोशिश की है कि आपको वीडियो अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।